मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़ रखा है उसके आगे आज की क्लास को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं फिजिक्स की क्लास और हमारा लेक्चर नंबर 4 है। चौथे वीडियो में आज हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा पॉइंट है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, देखिए आवेशों की योज्यता क्या कहती है। वैद्युत आवेश योज्य होते हैं। वैद्युत आवेश कैसे होते हैं? तो वैद्युत आवेश योज्य होते हैं किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों को क्या करते हैं, जो कुल आवेश हैं उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जो वैद्युत आवेश होते हैं वो योज्य होते हैं किसी भी पदार्थ में जो कुल आवेश होता है वह उनके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के योग के बराबर होता है। ठीक है ना? आइए इनको हम एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है? तो परिभाषा सब लोग नोट कर लीजिए। वैद्युत आवेश योज्य होते हैं किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों योग के बराबर होते हैं। अर्थात या करके इसको शॉर्टकट परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। देखिए वैद्युत जो आवेश है उनकी योज्यता क्या कहती है? योज्य का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ ले लें, ठीक है ना, और उस पदार्थ के विभिन्न भागों में, मतलब उस पदार्थ के सभी भागों में जो आवेश हैं उन समस्त आवेशों का जो योग होगा वह कुल आवेश के बराबर होगा या कुल आवेश कहलाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ के विभिन्न भाग हो गए और सभी जगह जितने आवेश हैं यदि उन सबको हम योग कर दें तो उनका मान उस पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। ठीक है ना? या करके क्या लिख सकते हैं? या करके लिख सकते हैं किसी पदार्थ में कुल आवेश विभिन्न भागों में उपस्थित किसी पदार्थ में कुल आवेश विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों
के योग के बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लिया, आइए देखते हैं। जैसे ऐसे करके लिख लेते हैं, किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में, किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट हूं तो कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस डॉट। देखिए आवेशों की योजना क्या कहती है, तो आवेश की योजना कहती है वैद्युत आवेश योज्य होते हैं, किसी भी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के योग के बराबर होता है। देखिए कोई भी पदार्थ है, उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश कौन कौन से हो गए, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट जो हैं वो किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश हैं। तो जो विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का मान है, इन सबका योग कुल आवेश के बराबर होता है। अर्थात देखिए कुल आवेश Q जो है इन समस्त भागों में उपस्थित आवेशों के योग के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। हम लोग यहां ध्यान रख सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 जो भी लिए हैं, ये क्या है, किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश की मात्रा है, और इन विभिन्न भागों में उपस्थित जितना आवेश है इन सभी का जो योग होगा उस पदार्थ के कुल मान के बराबर होगा। देखिए कुल मान क्या माने हैं, Q विभिन्न भाग में उपस्थित, पहले भाग में Q1, दूसरे में Q2 Q3 Q4 ऐसे कई भाग हैं, उनमें उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो गई, लगातार Q1 Q2 Q3 नाम दे दिए। क्या कहा कि इनका जो योग होगा वह कुल आवेश के बराबर होगा। हम इनका क्या कर दिए, योग कर दिए। इसका मान किसके बराबर होगा, कुल आवेश के बराबर हो गया। यही हमारे आवेशों की योज्यता कहती है। सब लोग नोट कर लीजिए, ये आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और इसमें कई बार ये पूछा जाता है। अब हम इसके बाद इससे संबंधित एक अंक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नोट करते हैं, आप सब लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन हमारे पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। बहुत ही सरल होता है, उसमें हमें कुछ भी सोचना नहीं होता है, केवल फार्मूले में मान रख देना होता है जिससे हमको मान मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से देखेंगे जो बिना मेहनत के, बिना कुछ भी किए हमें नंबर दिलाता है। देखिए क्या उदाहरण कह रहा है, सब लोग क्वेश्चन नोट करिए। आंकिक प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न, किसी निकाय में प्लस ई माइनस 3e प्लस ई माइनस 3e प्लस 5e माइनस 7e आवेश हैं,
आवेश हैं तो निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। देखिए सबसे पहला जब इसको हल करेंगे हम लोग ये देखेंगे हमको क्या क्या दिया है। देखिए हम लोग यहां से लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है हमें। जो सबसे पहले होगा वो Q1 है, Q1 बराबर कितना दिया है +E। फिर देखिए दूसरे नंबर पे जो है उसका मान कितना है -3E। फिर तीसरे नंबर पे जो दिया है उसका मान कितना है +5E। जो चौथे नंबर पे है उसका मान कितना दे के रखा है हमें -7E। ठीक है ना। अब हम लोग जानते क्या है, आवेशों की योज्यता, आवेशों के योज्यता से क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कुल आवेश Q जो है इसका मान Q1 Q2 Q3 Q4 के योग के बराबर होगा। अब देखिए यहीं पे हम लोग मान रख देते हैं तो हमको कितना मिले, Q बराबर Q1 का मान कितना है +E। फिर देखिए Q2 का मान कितना है -3E। फिर Q3 का मान कितना है +5E। फिर देखिए अगला Q4 का मान कितना है -7E। इन सबको अगर हल करते हैं तो Q बराबर मिलता है E -3E +5E -7E। यहां से क्या हो जाएगा सब लोग देखिए, 5 1 6 और 7 3 10, तो कितना हो जाएगा बताइए 6E -10E तो कितना मिल जाएगा। 10 में 6 घटाएंगे तो 4, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए हमको कितना मिल गया मान -4E। ये हमारा आवेशों की योज्यता से मान मिल गया। तो क्या बताएंगे, क्वेश्चन क्या पूछा था, किसी निकाय में +E -3E +5E -7E चार्ज हैं तो निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। देखिए हमको कितने भागों में आवेश का मान पता था, 1 2 3 4। हम मान लें इसको पहले को Q1 Q2 Q3 Q4। अब आवेशों की योजना में हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं कि जितने भागों में आवेश का जो मान है उन सभी आवेशों का योग उनके कुल आवेश के बराबर होगा। अर्थात इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका मान कितना है -4E है। ठीक है ना। आइए इसके बाद हम लोग एक छोटी सी और परिभाषा पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। सापेक्ष विद्युतशीलता परा देखिए अब सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की परिभाषा क्या कहती है, तो परिभाषा कहती है माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता
के अनुपात को, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं और उसे ही हम क्या नाम देते हैं? परावैद्युतांक नाम देते हैं। देखिए कितना सरल है। क्या कहें कि माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता E है और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है। ठीक है ना। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का जो अनुपात होगा वह सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R से दर्शाएंगे। और परिभाषा क्या कही? परिभाषा कहती है, देखिए कितने छोटे से फार्मूले से यूज करेंगे, लिख लीजिए परिभाषा पर समझते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसे ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। सूत्र रूप में एप्सिलॉन R बराबर, देखिए माध्यम की विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन 0। या इसी को क्या कहते हैं? इसी को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को कैसे दर्शाते हैं? या करके इसी को लिख लेंगे, या के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है ना। ये हमारे फार्मूले बन गए। यहां से कितनी सरलता से परिभाषा हम याद रख सकते हैं। एप्सिलॉन R क्या है? माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना। परिभाषा क्या बनी कि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं जिसे एप्सिलॉन R से दर्शाते हैं। दूसरा इसमें हम क्या लिखें? परावैद्युतांक। तो माध्यम की विद्युतशीलता E और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं और इसे K से दर्शाते हैं। ठीक है ना। आप सभी लोग इससे नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट हैं, इनको हम स्टार बना के लिख लेते हैं। आइए सभी लोग यहां नोट कर लेते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से या पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे क्या लिख लेते हैं हम लोग, नोट करिए सभी लोग। पहला स्टार है सभी पदार्थों का
सभी पदार्थों का परावैद्युतांक, सभी पदार्थों का परावैद्युतांक सदैव एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता है। दूसरा स्टार हम लोग क्या नोट कर लेंगे कि धातु का परावैद्युतांक, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। हम लोग इसे नोट कर लेंगे, धातु का परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक है ना, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, देखिए इसमें एक अंक क्वेश्चन है, नोट करते हैं। आंकिक प्रश्न क्या कहता है? आंकिक प्रश्न कहता है पानी का परावैद्युतांक 80 है तो इसकी विद्युतशीलता क्या होगी? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। पानी का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक 80 है, पानी का परावैद्युतांक 80 है तो इसकी विद्युतशीलता क्या होगी? क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम लोग इसका हल देख लेते हैं। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, यहां पे क्या दे के रखा है? पानी का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किससे दर्शाते हैं? के से। हम लोग यहां क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। क्या दिया है हमें? पानी का परावैद्युतांक, पानी का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक किस परावैद्युतांक किससे दर्शाते हैं? के से। के बराबर कितना देके रखा है? 80 देके रखा है। अब देखिए अभी अभी हम लोग क्या पूछा? हमें पूछा क्या है कि इसकी विद्युतशीलता क्या हो। अब हम लोग दूसरी चीजें क्या पता है कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8 दशमलव कितना होता है मान? इसका मान होता है 8.854 गुणे 10 की घात -12। 8.854 गुणे 10 की घात -12। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम अभी अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए, कि k बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमसे इसका मान पूछा है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, k एप्सिलॉन 0। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो k का मान है 8.854 गुणे 10 की घात -12 गुणे, अब देखिए एप्सिलॉन 0 का मान यहां से रख दिए। अब इसमें किसका मान हमें पता है, और तो हमें यहां पे और मान किसका पता है, k का मान कितना है 80। तो यहां से हम लिख लेंगे एप्सिलॉन बराबर, और इसका हम गुणा करेंगे, आप लोग भी गुणा करिएगा। तो गुणा करने के बाद हमको लगभग मान इसका, आप लोग इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे संख्या को देखेंगे दशमलव के कितने स्थानों तक लिखना है। तो आप लोग गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 7.08 इंटू 10⁻⁻10, और यही आपका मान होगा, यही आपका उत्तर होगा, और इसका भी मात्रक यही होगा। क्या उत्तर हो जाए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, कुछ भी नहीं था। माध्यम का परावैद्युतांक मतलब k का मान हमको इतना दे दिया। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.854 गुणे 10 की घात -12। यहां पे क्या किसका मान पूछा है, विद्युतशीलता का। विद्युतशीलता E बराबर क्या हो जाएगा, k एप्सिलॉन 0। k का मान कितना है 80, एप्सिलॉन 0 का मान कितना है 8.854 गुणे 10 की घात -12। इन दोनों का गुणा करेंगे और इससे हटा करके लिखेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, इतना आएगा। आप लोग भी गुणा भाग करिएगा, फिर समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।